हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से क्लासेस देख रहे होंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसे नोट कर रहे होंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग क्लासेस को उतनी गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं, यानी कि अगर वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो क्या आप लोग उसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इसी को जज करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं। अगर आप उसे सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब आप क्लासेस बहुत अच्छे से देख रहे हैं और उसे नोट भी कर रहे हैं। और अगर आपको इसे सॉल्व करने में ज़रा भी दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब आप क्लासेस उतनी सीरियसली नहीं देख रहे हैं जितना देखने की ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन बहुत थोड़े हैं लेकिन जो भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में इन्हें मतलब आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास महरौली का स्तंभ लेख में, या मुद्रा राक्षस में, या अभिज्ञान शाकुंतलम में, या अमरावती में। तो आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कौन सी चीज़ें हैं। तो मुद्रा राक्षस आपको पता है कि ये आप जानते हैं कि ये मौर्य काल से संबंधित है और इसे मौर्य काल के बारे में पता चलता है, ये हो नहीं सकता। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है आपको पता है, इसमें दुष्यंत और शकुंतला की जो है प्रणय कथा का वर्णन है, तो इसमें विजयों का उल्लेख का कोई मतलब ही नहीं है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये भी सही ऑप्शन नहीं है, जैसे कि अमरावती स्तूप। तो आपका जो सबसे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, और इसे आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसे टिक नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आगे की क्लासेस में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो इसे आप लोग नोट कीजिएगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है महरौली स्तंभ लेख, ये आप जानते हैं कुतुब मीनार के परिसर में है, और ये लौह स्तंभ है जिसका जो स्तंभ है इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, और इस पर चंद नाम या चंद्र नाम के राजा का नाम लिखा है, और उसी से हमें उनके जो है विजयों का पता चलता है। तो आपका पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे, यानी कि इनमें से वो कौन सा शासक है या गुप्त राजा है जिसने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन। तो आपके पास ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, और तीसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, और चौथा ऑप्शन है आपके पास स्कंदगुप्त। तो थोड़ा सा सोचें, विचार करें। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं क्लास में, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने ही चांदी का सिक्का चलाया था। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो शक थे उनको हराने के उपलक्ष्य में ये सिक्के चलाए गए थे उनके द्वारा, यानी कि इन्होंने शकों का विनाश किया था या शकों को मालवा से पूरी तरह से ख़त्म किया था, और उसी उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था। एग्ज़ाम में ये भी आता है कि किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया था, तो शकों का खात्मा करने के उपलक्ष्य में। और दूसरा ये भी क्वेश्चन आया है कि उस सिक्के पर किसकी आकृति बनी है, तो व्याघ्र की यानी कि बाघ की आकृति बनी है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है कि जो चांदी का सिक्का है वो तो उन्होंने चलाया, इसके बाद उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी शकों को पराजित करने के बाद, तो विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने इसी उपलक्ष्य में धारण किया था। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद होना चाहिए बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय है जिन्होंने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के किस प्रकार के सिक्के पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति मिलती है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गुप्त काल है इस काल में गंगा और यमुना का जो आप देखेंगे कल्पना की जाने लगी, एक स्त्री के रूप में की जाने लगी है, और उनकी जो मूर्तियां हैं वो बनाई जाने लगी थी मंदिरों के दरवाजे पे द्वारपाल के रूप में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि मकर वाहिनी गंगा की जो आकृति है वो किस प्रकार के सिक्के पर बनाई जाती थी। तो पहला ऑप्शन है अश्वमेध प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है व्याघ्र हंता प्रकार का, ये बी ऑप्शन में आप जो देख रहे हैं व्याघ्र हंता, यहाँ पे व्याघ्र होगा बच्चों, इसको ध्यान देंगे, व्याघ्र हंता प्रकार का, और तीसरा है धनुर्धारी प्रकार का, चौथा है परशुधारी प्रकार का। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर ही पता होना चाहिए कि जो व्याघ्र हंता प्रकार का सिक्का है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही होगा, यानी कि इसी पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है समुद्रगुप्त के किस विजय को इतिहासकार राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। यानी कि समुद्रगुप्त जो है जानते हैं आप लोग कि ये भारत के नेपोलियन के रूप में भी जाने जाते हैं, और ये उनके लिए जो वर्ड उपयोग किया था B.A. स्मिथ ने किया था। ये भी एग्जाम में आता है कि किस शासक को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है और किस व्यक्ति ने उन्हें नेपोलियन का जो है नाम से संबोधित किया था। तो B.A. स्मिथ ने किया था समुद्रगुप्त को, और इनके बारे में इन्होंने बहुत सारे विजय किए हैं, दक्षिण के विजय, उत्तर के विजय। तो कौन से विजय को धर्म युद्ध कहा गया है या धर्म विजय कहा गया है इतिहासकार राय चौधरी के द्वारा? तो पहला है आपका आर्यावर्त का विजय यानी कि उत्तर का विजय, दूसरा है आटविक के राज्यों का विजय यानी कि जंगली जनजातियों के ऊपर विजय, तीसरा है दक्षिणापथ का विजय यानी कि दक्षिण का विजय, और चौथा ऑप्शन है विदेशी शासकों की विजय। तो इन्होंने ये 4 तरह के युद्ध किए थे। इनमें से वो कौन सा युद्ध है जिसके बारे में राय चौधरी ने कहा कि वो धर्म विजय था या ये विजय धर्म विजय है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो वर्ड उपयोग किया गया है राय चौधरी के द्वारा, ये ऑप्शन नंबर C होगा, यानी कि दक्षिणापथ की विजय या दक्षिण के अभियान को ही समुद्रगुप्त का धर्म विजय कहा जाता है राय चौधरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर C बच्चों ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी स्कंदगुप्त की उपाधि नहीं है? ध्यान देंगे, आपको मैंने बताया था कि जो गुप्त काल के शासक हैं इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की हैं और उनकी उपाधियां जो है एग्ज़ाम में आते भी हैं। हालांकि ये काफ़ी जो है विस्तृत नॉलेज है, इसको देखने के बाद आप लोगों को जो है प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो इसमें पहला ऑप्शन है लिच्छवी दौहित्र, दूसरा ऑप्शन है धरणबंध, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी वल्लभ या पृथ्वी वयम प्रतिरथ, और चौथा है चंद्र प्रकाश, और पांचवा है सर्वराचो छेता। तो ये आपके पास इतने सारे जो है ऑप्शन है, इसमें से ए ऑप्शन में है केवल 2, 4, 5, 6, दूसरे में है 2, 3, 5, तीसरे में है 4, 5, 6 और डी में है कोई गलत नहीं है। और क्वेश्चन क्या है कि कौन सी उपाधि स्कंदगुप्त ने धारण नहीं की है, यानी कि ऐसा कौन सा उपाधि है जो स्कंदगुप्त ने धारण नहीं की है। तो आपको बताना है कि कौन सी उपाधि है। तो इसमें से आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल सही है। इसमें आपके जितने भी ऑप्शंस हैं सारे करेक्ट होंगे, यानी कि जो स्कंदगुप्त हैं उन्होंने ये सारी उपाधियाँ धारण की हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि कोई गलत नहीं है, इसका मतलब सारे सही हैं, यानी कि सारी उपाधियाँ उन्होंने धारण की थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये रहा आपके संस्थान का लोगो जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। अगर आप लोगों को कोई जानकारी लेनी होगी तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कथन और कारण का। आजकल एग्जाम में कथन और कारण के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं बच्चों, और ये बहुत आसान होता है। अगर जो कथन है उसकी जो पुष्टि है वो कारण कर रहा है तो इसका मतलब जो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, लेकिन अगर इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये गलत है। तो कथन क्या है? कथन है प्रभावती गुप्त ने जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी या बेटी थी वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया। दूसरा कारण है इसका चंद्रगुप्त वाकाटक के राजा से शकों के विरुद्ध सहायता चाहते थे। तो अब आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए में है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, और बी में है आपका ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, और तीसरे में है आपका ए सही है किंतु आर गलत है, और डी में है ए गलत है किंतु आर सही है। तो बताएंगे बच्चों इसमें से कौन सा सही होगा। आपके पास कथन भी है और आपके पास कारण भी है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको पता है कि जब भी कथन पढ़ें तो उसके बाद क्यों किया इसलिए ज़रूर लगाएं। जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फिर से, प्रभावती गुप्त ने जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी वाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया, क्योंकि चंद्रगुप्त जो हैं वो वाकाटक के राजाओं से या राजा से शकों के विरुद्ध सहायता चाहते थे। तो ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, यानी कि व्याख्या भी कर रहा है और दोनों कारण और कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में प्रसिद्ध चिकित्सक था? आपने बहुत सारे चिकित्सकों का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा जीवक का नाम, आपने सुना होगा चरक का नाम, आपने सुश्रुत का नाम भी सुना होगा।
और आपके पास यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा वो है व्यक्ति जो कि चिकित्सक है और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में भी ये शामिल है। ऑप्शन है घटकर पर, दूसरा ऑप्शन है शंकु, तीसरा है धन्वंतरी, चौथा है छपड़क और पांचवा है बररुचि। तो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि नवरत्नों के बारे में और उनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि कौन थे वो लोग और उनका किस किस जो है क्षेत्र से संबंध था। बाय डायग्राम और डिटेल में भी मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पता होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि धन्वंतरी जो थे वो प्रसिद्ध चिकित्सक थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में भी शामिल थे। तो याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रभावती गुप्ता या गुप्त किसकी संतान थी, यानी कि इसमें से वो कौन सी राजकुमारी या रानी हैं जिनकी पुत्री प्रभावती गुप्त थी। आपको पता है कि उस समय के जो राजा हैं या गुप्त साम्राज्य के जो राजा हैं इन्होंने बहुत सारे राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो यहाँ पे प्रभावती गुप्त किसकी संतान है, यानी कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी होंगी। तो ऑप्शन में है कुमार देवी, इसके अलावा कुबेर नागा, इसके अलावा आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ध्रुव देवी है और जो डी ऑप्शन है ये दत्ता देवी है। तो बताना है बच्चों आप लोगों को कि कौन सी वो रानी है जिनकी पुत्री प्रभावती गुप्त हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखेंगे और 2 मिनट विचार करेंगे, बताएंगे। तो आपको इसमें पता होना चाहिए जो कुमार देवी हैं ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनका विवाह जो है चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था और इनका जो पुत्र था वो समुद्रगुप्त था। कुबेर नागा जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी है, यानी कि नाग साम्राज्य से जो उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था या नाग वंश से, उसी की जो राजकुमारी है वो कुबेर नागा हैं और उन्हीं की जो पुत्री है प्रभावती गुप्त हैं, जिनका विवाह आप देखेंगे आगे चल कर के वाकाटक नरेश जो है रुद्र सिंह द्वितीय से हो जाता है, रुद्रसेन द्वितीय से होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो प्रभावती गुप्ता हैं ये कुबेर नागा की पुत्री हैं, जिनका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस प्रकार के सिक्के पर श्री विक्रम का अंकन और लक्ष्मी की आकृति का अंकन किया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस प्रकार के सिक्के पर श्री वल्लभ का अंकन और लक्ष्मी की आकृति का अंकन है। तो कौन सा है वो बताना है बच्चों। ऑप्शन है परयन प्रकार की या कहीं कहीं परयक प्रकार भी दिया रहेगा, दूसरा है धनुर्धारी प्रकार, तीसरा है राजा रानी प्रकार और चौथा है ध्वजधारी प्रकार। तो कौन से प्रकार के सिक्के हैं जिन पर जो है श्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनके बारे में एक तरफ श्री विक्रम का अंकन है और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति का अंकन है। तो ये काफ़ी आसान है, लेकिन अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, धनुर्धारी प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी सही है, धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त का समकालीन शक शासक कौन था। और शकों का आक्रमण जो है आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी बना हुआ था, या कहिए कि शकों का आक्रमण तो मौर्योत्तर काल से ही शुरू हो गया था और क्षेत्र विस्तार करते करते इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में स्टडी की है। लेकिन किसके शासनकाल से जो है गुप्त शासक कौन था जिसके शासनकाल में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को बढ़ा लिया था, और उस समय शक राजा कौन था, यानी कि चंद्रगुप्त के समकालीन कौन सा शक शासक था। और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय है, यानी कि प्रथम की बात नहीं हो रही है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। उनके समकालीन कौन से शक शासक हैं ये आपको बताना है। तो पहला है रुद्रसेन द्वितीय, दूसरा है रुद्र सिंह तृतीय, तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है रुद्र सिंह द्वितीय और डी ऑप्शन है रुद्रसेन तृतीय। तो यहाँ ऑप्शन मिला जुला करके काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले हैं आप लोगों के लिए। अगर द्वितीय तृतीय को आप लोगों ने क्लियर नहीं किया होगा तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, आप बताएंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए जो रुद्रसेन द्वितीय हैं ये तो वाकाटक नरेश हैं और इनकी विवाह जो है आपने देखा था कि प्रभावती गुप्त से हुआ था। और करने के पीछे रीज़न क्या था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय उनसे मदद चाहते थे ताकि वो शकों का विनाश कर सके। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, रुद्र सिंह तृतीय भी सही नहीं है और सही ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि रुद्र सिंह
जो द्वितीय है यही चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन शक राजा थे, जिनका विनाश करके उन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति कौन था? ऑप्शन में है वीरसेन शैव, दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन है अमर कारदव, और तीसरा ऑप्शन है चंद्रसेन द्वितीय, और चौथा जो ऑप्शन है डी ऑप्शन वो अमर सिंह है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 2 मिनट या 1 मिनट के लिए आप मतलब जो है दिमाग पे इसको पॉज करके जोड़ डालिएगा और फिर इसको ऑप्शन को सही करिएगा। तो आपका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, अमर कारदव, ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बच्चों। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप देखेंगे है कि शक्रादित्य की उपाधि किस विदेशी यात्री ने कुमारगुप्त प्रथम को दी थी? यानी कि कौन सा वो विदेशी यात्री है जिसने कुमारगुप्त को शक्रादित्य की उपाधि दी थी? तो आपके पास ऑप्शन है ह्वेनसांग, फाहियान, इसिंग और मातवलिन। तो आपको पता है ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और ये काफ़ी समय तक जो है थे भी भारत में। फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए हैं और इसिंग जो है ये बहुत बाद में आते हैं, और मातवलिन का तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि गुप्त साम्राज्य से इनका संबंध नहीं है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ह्वेनसांग हैं जिन्होंने शक्रादित्य की उपाधि से विभूषित किया है कुमारगुप्त प्रथम को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, क्योंकि जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आ गए थे और कुमारगुप्त प्रथम आप देखेंगे बहुत बाद में आए हैं, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है सही। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्शन है आपके पास हस्तिवर्मन, दूसरा है मंटराज, सी ऑप्शन है नीलराज, डी ऑप्शन है विश्वगुप्त। तो आपको बताना है कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था, और आपको पता होना चाहिए कि उस समय उन्होंने दक्षिण के 12 राज्यों को विजित किया था, उत्तर के 9 राज्यों को विजित किया था। उसमें से एक राज्य, एक देश उनके लिए कांची भी था, जहाँ का जो राजा था वो विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है बच्चों, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ये मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था और कई बार डिस्कस किया था, क्योंकि ये आयोग का पसंदीदा क्वेश्चन है कि जो सौराष्ट्र का सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार या निर्माण किन शासकों ने करवाया और उनसे संबंधित कौन से उपराज्यपाल या राज्यपाल थे, वहीं से क्वेश्चन बना है ये। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन है रुद्र दामन, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो आपको पता है सौराष्ट्र प्रांत का जो झील है उससे संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये भी नहीं है वहाँ से संबंधित। वहाँ से संबंधित आपको पता है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इसके अलावा अशोक हैं, और तीसरे जो हैं वो रुद्रदामन भी हैं, और चौथे स्कंदगुप्त हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल का नाम दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके जो राज्यपाल थे वो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वसुमित्र थे, तो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान देंगे। उन्होंने वहाँ पे आपने देखा था कि झील का निर्माण कराया था, तो वो तो यहाँ पे नहीं है। पुष्यगुप्त वैश्य थे उनके राज्यपाल जिन्होंने झील का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दूसरे जो शासक आते हैं वो अशोक आते हैं और उनके जो राज्यपाल थे वो दुशास्प थे। तीसरे जो हैं रुद्रदामन के शासनकाल में पुनरुद्धार हुआ और इनके जो राज्यपाल थे ये आप जानते हैं सुविशाख थे, और जो चौथे हैं स्कंदगुप्त, इन्होंने पुनरुद्धार करवाया था और इनके जो राज्यपाल थे ये पर्णदत्त थे और यही सौराष्ट्र के प्रांतपति थे। तो शासक यहाँ पे स्कंदगुप्त होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है स्कंदगुप्त यही सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे और ये बार बार एग्जाम में आते भी हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि झांसी में है, क्या ये सच है? दूसरा है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो कि चालुक्य वंश के राजाओं ने बनवाया था, जो कि एक राजपूत राजवंश था। और तीसरा है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर,
और चौथा है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। गुप्त काल में मैंने इसको बताया था कि इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है ये सी नंबर है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। और इसके अलावा अगर भीतरगांव का मंदिर दिया रहता जो कि कानपुर में है तो वो भी सही हो जाता। यानी कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भीतरगांव का जो मंदिर है ये दोनों मंदिर ईंटों से निर्मित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवसाय का संकेत नहीं करता। यानी कि इनमें से वो कौन सा है जो व्यवसाय का संकेत नहीं करता है, बाकी सब करते होंगे। तो पहला है श्रेणी, दूसरा है गढ़, तीसरा यानी कि सी नंबर है समिति और डी नंबर है पुग। तो इनमें से कौन सा है जो व्यवसाय का संकेत नहीं करता है, तो बताएंगे बच्चों कौन सा होगा। तो आई होप अगर आप लोगों ने सब चीज़ों को ध्यान दिया होगा। तो जो सभा है, समिति है, ये सारे व्यवसाय को ध्यान नहीं देते, बल्कि ये सामाजिक या राजनीतिक चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये इससे संबंधित नहीं है, यानी कि व्यवसाय से संबंधित श्रेणी है, गढ़ है और पुग है, समिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से क्या असत्य है। यानी कि इसमें से कोई एक गलत है, बाकी सारे सही हैं। पहला ऑप्शन है कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव और अंतिम शासक सुशर्मा था। आई होप ये बहुत आसान है, आपको आ रहा है या नहीं जज कीजिएगा। दूसरा है सातवाहनों के समस्त अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। सी नंबर जो ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी को वेंकटक स्वामी कहा जाता है। और चौथा है हाल ने बृहत कथा कोश की रचना की थी। तो आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था और अंतिम शासक सुशर्मा था। बी भी सही है, सातवाहनों के समस्त अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में है। और सी नंबर जो है ये भी सही है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को वेंकटकट स्वामी या बेड़ा कटक स्वामी का दर्जा दिया गया था। ये सबसे शक्तिशाली शासक से सातवाहनों के, और सातवाहनों के ही शासक हैं हाल, जो कि सांस्कृतिक चीज़ों को बढ़ावा देने वाले शासक माने जाते हैं। और इन्होंने जो रचना की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार एग्ज़ाम में पूछता है। तो यहाँ पे ये जो बृहत कथा है ये इनका नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ कि आप लोग बताएंगे कि हाल ने कौन सी पुस्तक की रचना की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे डी नंबर जो क्वेश्चन है, जो आंसर है यही होगा, यानी कि ये असत्य है, बृहत कथा इनका नहीं है। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि वो एक राजा के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों को ये पता है या नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार ने सर्वप्रथम रामगुप्त की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किसने रामगुप्त की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया है। इनकी कहानी मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे, जिन्होंने जो है हूणों के सामने घुटने टेक दिए थे और अपनी पत्नी तक को सौंपने को तैयार हो गए थे। और इनका जो है आपने देखा था कि उसमें जो षड्यंत्र बनाते हैं या षड्यंत्र चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और ख़ुद अपनी भाभी की जगह बैठ करके चले जाते हैं, शक राजा की हत्या करते हैं और वापस आने के बाद अपने बड़े भाई की भी हत्या करके उनसे विवाह कर लेते हैं। तो ये सारी कहानी आप लोगों को आई होप याद होगी। तो किसने कहा था कि रामगुप्त का ऐतिहासिकता को किसने स्वीकार किया। तो पहला ऑप्शन है गार्डन चाइल्ड, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, सी ऑप्शन है दयाराम साहनी और डी ऑप्शन है अमलानंद घोष। तो बच्चों आप लोगों के सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा होगा सही ऑप्शन। तो आई होप अगर आप लोगों ने इसको गंभीरता से पढ़ा होगा तो आपका बी नंबर सही है, यानी कि जो R.D. बनर्जी हैं इन्होंने ही, या राखालदास बनर्जी हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो रामगुप्त हैं उनकी ऐतिहासिकता को स्वीकार किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 19 नंबर का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंकों का भी काम करती थी। तो पहला है हुविस्क के काल का मथुरा अभिलेख, दूसरा है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, तीसरा है बुद्धगुप्त का एरड़ अभिलेख और चौथा है मैहर भेज का या मैहर भोज का ग्वालियर अभिलेख। तो बताएंगे बच्चों कौन से अभिलेख से यह प्रकट होता है कि प्राचीन काल में जो
श्रेणियाँ हैं ये बैंक का भी काम करती थी। श्रेणियाँ बहुत मजबूत होती थी, इनका अपना सैनिक भी होता था, ये बैंक के रूप में भी काम करती थी। यहाँ तक कि ये राजा तक को पैसे देती थी और पैसे को जमा करती थी बैंक में, लोगों को लोन के रूप में या ब्याज के तौर पे पैसे दिया करते थे। और सिक्के वगैरह की ढलाई भी प्राचीन काल में श्रेणियाँ ही किया करती थी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, ये सही ऑप्शन है। इसी से बैंकों की जो आप देखेंगे बारे में जानकारी मिलती है, श्रेणियों की बैंकिंग पद्धति की पता चलती है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लाए गए हैं, अगर आप लोगों को पसंद आएंगे तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और आई होप जो क्वेश्चंस हैं बहुत चुने हुए हैं, एग्जाम में आए भी हैं और आने की संभावनाएं हैं, इसीलिए इनको डिस्कस किया जा रहा है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है कथन कारण का। कथन है, प्रयाग प्रशस्ति में पाटलिपुत्र को पुष्य या पुष्प नगर कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि प्रयाग प्रशस्ति में पाटलिपुत्र को पुष्प नगर कहा गया है। कारण, प्रयाग प्रशस्ति हिंदी भाषा में लिखी गई है। तो आपको बताना है कि क्या दोनों ऑप्शन सही हैं और व्याख्या कर रहा है या नहीं। बी में है कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरे में है ए सही है, आर गलत है। और डी में है ए गलत है, आर सही है। तो बताना है बच्चों आप लोगों को किस में से कौन सा सही है। तो आपको ये बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए, जो कथन है ए, प्रयाग प्रशस्ति में पाटलिपुत्र को पुष्पनगर के नाम से जाना जाता है या कहा गया है, बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति, ये हिंदी भाषा में नहीं है बल्कि ये संस्कृत भाषा में है और चंपू शैली में है। चंपू शैली मीन्स जिसमें गद्य और पद्य दोनों की जो है सम्मिलित चीज़ें पाई जाती हैं। और ये शैली बहुत ही प्रचलित है। ये जो रुद्रदामन का आप अभिलेख देखते हैं, ये भी आपका चंपू शैली में है। आपकी प्रयाग प्रशस्ति भी चंपू शैली में है। आप देखेंगे जो अर्थशास्त्र लिखा गया वो भी चंपू शैली में है। तो इसी तरह से मोस्टली जो चीज़ें हैं वो चंपू शैली में पाई जाती हैं, यानी कि गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आर है ये गलत है, यानी कि कारण जो है ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं जो कि सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और अगर कोई दिक्कत होती, कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होती समझने में, तो आपके पास मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल करिएगा। तो फिर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद।